सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत छायावादी काव्य धारा के अर्थ, प्रकृति, स्वरूप के विषय में एक विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज हम इसी छायावादी काव्य परंपरा के विषय में चर्चा करते हुए हम छायावादी काव्य धारा की तात्कालिक परिस्थितियों के विषय पर एक विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि जो छायावाद एकदम नए युग के रूप में उभर कर के आया, वह छायावाद युग क्यों प्रारंभ हुआ, उसके पीछे उस काल की क्या तात्कालिक परिस्थितियां रही, ये सभी विषय अत्यंत ही विचारणीय हैं, क्योंकि एक समय एवं युग के आधार पर बहुत ही बड़ा बदलाव आया और वह बदलाव ही हमारे साहित्य के अंतर्गत भी एक विस्तृत और व्यापक रूप से परिवर्तन करने में सहायक रहा। हम देखते हैं कि एक प्रकार से छायावादी विचारधारा एक संपूर्ण काल के अंतर्गत, आधुनिक काल के अंतर्गत एक नया बदलाव था, जो कि पूर्ण रूप से एक व्यक्तिवादी विचारधारा को उद्घाटित करने वाला सर्वप्रथम काल माना जाता है। और इस काल के अंतर्गत अनेक प्रकार की परिस्थितियां रही, जिसके अंतर्गत हम देखें तो हमारे सामने राजनीतिक परिस्थितियां आती है उस काल की हमारे सामने धार्मिक परिस्थितियां भी उभर करके आती हैं। उसके साथ साथ उस युग की सामाजिक परिस्थितियां भी पूर्ण रूप से इस काल के जन्म में सहायक रही और साहित्यिक परिस्थितियां भी इस काल को एक नई दिशा देने में सहायक रही हैं। तो आज हम इन्हीं छायावादी काव्य की तात्कालिक परिस्थितियों का एक एक पॉइंट्स वाइज, एक एक बिंदु द्वारा हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे सामने पहली छायावाद की तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत पहली आती हैं राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो छायावादी काल का जो जन्म और जो स्वरूप हमारे सामने उद्घाटित हुआ, वह क्यों हुआ, उसके पीछे कौन से ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम रहे जिसके परिणाम स्वरूप ही इस काल का जन्म हुआ। हम देखते हैं कि छायावादी काव्य धारा की जो कविता हैं, दो महायुद्धों के बीच की कविता हैं, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। और इसी बीच स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे, जिनके प्रमुख अस्त्र थे हमारे सामने यदि देखा जाए तो वो सत्य, अहिंसा और असहयोग की नीति जैसे अस्त्रों से वो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे। यद्यपि प्रारंभिक रूप में इन उपकरणों से कोई विशेष वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं हुई, किंतु हम देखते हैं कि न तो गांधी जी इससे हतोत्साहित हुए और न ही देश के वासी, हमारे भारत देश के वासी। हिंदी के कुछ विद्वानों ने छायावादी काव्य की वेदना और निराशा का संबंध प्रथम महायुद्ध के बाद अंग्रेजी शासन का अपने वचनों को पूरा न करना, रॉलेट एक्ट तथा 1919 में अवज्ञा आंदोलन की असफलता के साथ जोड़ा है, किंतु यह नितांत असंगत है। असफलता के निरंतर के अंतर्तर भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लक्ष्य, नीति और अदम्य उत्साह में तिल भर भी अंतर नहीं आया। इन्हीं सतत प्रयत्नों और अप्रतिहित उत्साह शक्ति के परिणाम स्वरूप 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। छायावादी कवियों की राजनीतिक आंदोलन के प्रति अपेक्षाकृत उदासीनता के कारण तात्कालिक राजनीतिक निराशा नहीं, प्रत्युत औद्योगिकता से प्रेरित उनका व्यक्तिवाद है तथा इनका काव्य के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण देखने को मिलता है। यह तो एक संयोग था कि छायावाद का जब जन्म हुआ उस समय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, और यदि वे न भी होते तब भी छायावादी काव्य का जन्म अवश्यंभावी था और इसका स्वरूप भी यही होता जो अब हमारे सामने देखने को मिलता है। इस विषय में इन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों को पूर्ण रूप से उद्घाटित करते हुए डॉक्टर शिवदान सिंह ने अपने शब्दों में कहा है कि इसीलिए इस बात को स्पष्ट समझ लेने की जरूरत है कि यदि हमारा देश पराधीन न होता और हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता न रही होती, तो भी आधुनिक औद्योगिक समाज यानी कि जो पूंजीवाद का विकास होते ही काव्य में स्वच्छंदतावादी भावना और व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति मुखर हो उठती।
इसीलिए छायावादी कविता राष्ट्रीय आंदोलन या जागृति का सीधा परिणाम नहीं, बल्कि पाश्चात्य अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप हमारे देश और समाज के बाहरी भीतरी जीवन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से परिवर्तन हो रहे थे। उन्होंने जिस तरह सामूहिक व्यवहार और कर्म के क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता की भावना जगाई और राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी, उसी तरह सांस्कृतिक क्षेत्र में उसने स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति की प्रेरणा दी। तो हम देखते हैं कि इसके लिए न केवल हम मानते हैं कि उस काल की ये जो राजनीतिक घटनाक्रम रहा, ये एक संयोग जैसा ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस समय एक जो स्वच्छंदतावाद की जो प्रवृत्ति है, एक जो व्यक्तिवाद की जो प्रवृत्ति है, वह इस काल को पूर्ण रूप से उभारने में सहायक रही। लेकिन उस काल के अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाक्रम भी चला, वह भी कुछ हद तक हम देखते हैं कि उस काल के जन्म में सहायक रहा। अब हम दूसरी तात्कालिक परिस्थिति की बात करें तो वह है धार्मिक परिस्थितियाँ। धार्मिक परिस्थितियों के विषय में यदि हम देखें तो छायावादी काव्य की दार्शनिकता प्राचीन, हम यदि उसकी दार्शनिकता की बात करें यदि छायावाद का, तो वह अद्वैतवाद तथा सर्वात्मवाद के गहरे रूप से प्रभावित है। महादेवी वर्मा ने इसी अद्वैतवाद और सर्वात्मवाद को स्पष्ट करते हुए कहा है, छायावादी कवि धर्म के अध्यात्म से अधिक दर्शन के भ्रमकारिणी हैं, जो मूर्त और अमूर्त विश्व को मिलाकर पूर्णता पाता है। बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर कवि ने जीवन की अखंडता का भावन किया। हृदय की भावभूमि पर उसने प्रकृति में बिखरी सौंदर्य सत्ता की रहस्यमयी अनुभूति की और दोनों के साथ सर्वानुभूत सुख दुखों को मिलाकर एक ऐसी काव्य सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रकृतिवाद, हृदयवाद, अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, छायावाद आदि अनेक नामों का भार संभाल सकी। इसके अतिरिक्त छायावादी काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और टैगोर तथा अरविंद जैसे दर्शनों का भी एक बहुत ही व्यापक और गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप ही इस काल का जन्म हुआ। तो हम देखते हैं कि धार्मिक परिस्थितियां भी इस काल के जन्म में सहायक रही। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिस्थितियों के विषय में। तो सामाजिक परिस्थितियों के विषय में यदि हम देखें तो सामाजिक परिस्थितियां भी इस काल को एक व्यापक रूप प्रदान करने में सहायक रही। कहा जाता है कि पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के प्रभाव के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज के संपूर्ण जीवन में एक नवीन परिवर्तन तथा विचारों में एक नूतन क्रांति आई। इस प्रभाव ने जहां एक और हमारे देश में राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलनों को जन्म दिया, वहां इसने सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अधिक प्रोत्साहित किया। हमारे देश के नवयुवकों में व्यक्तिवाद का बोलबाला हुआ। उनके व्यक्तिक, पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर आया, किंतु दुखद बात यह थी कि स्वच्छंदतावादी नवीन पीढ़ी धार्मिक, सामाजिक रूढ़ियों, जाति पाति, अंधविश्वासों तथा मिथ्या आडंबरों को छिन्न भिन्न करने को उद्यत थी, जबकि उनके समक्ष पुरानी पीढ़ी की समस्त रूढ़ियां अटल चट्टान के समान थी, जो कि उनके स्वप्नों को, स्वर्णिम संसार को चकनाचूर कर देती थी। परिणाम स्वरूप जीवन में कुंठा, अतृप्ति और निराशा की भावनाएं स्नेह पनपने लगी, जिसकी अभिव्यक्ति छायावादी काव्य के अंतर्गत हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती हैं। इसी सामाजिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करते हुए केसरी नारायण शुक्ल ने कहा है कि छायावाद के व्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद, कलावाद आदि बुजुर्गाई संस्कृति के विविध रूप हैं। हमारे समाज की व्यवस्था की प्रतिद्वंदिता के आधार पर समाज के मूल्यांकन का मापदंड अधिकार, स्वायत्त मूल्य के आधार पर हैं, जो जनहित की अपेक्षा व्यक्तिगत सफलता की भावना प्रमुख हो गई। पूंजीवादी मितव्ययिता द्वारा, जिसका आधार ही व्यक्तिगत एकाधिकार है, संगठित समाज में व्यक्ति का प्राधान्य अनिवार्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक की जो परिस्थितियां थी वह भी इस काल के जन्म में सहायक रही हैं। अब हम छायावादी काल की तात्कालिक परिस्थितियों के अंतिम कड़ी की परिस्थिति के अंतर्गत देखते हैं कि साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थितियों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो साहित्य के द्वारा भी इस काल के अंतर्गत एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि साहित्यिक घटनाएं भी ऐसी हुई, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक साहित्य के अंतर्गत नया बदलाव हमारे सामने आया।
पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समान वहाँ के साहित्य का भी विशेषतः अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का प्रारंभ 18वीं शताब्दी से। हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी से ही पाश्चात्य जो साहित्य था, जहां अंग्रेजी जो साहित्य है वहां रोमांटिसिज्म जैसे शब्द का प्रयोग होने लगा और रोमांटिसिज्म शब्द के आधार पर एक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति उभर करके आने लगी। वही स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति हम देखते हैं कि जो पाश्चात्य जो लेखक हैं या विचारक हैं या कवि हैं, जिसमें सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्टर्नन, गोल्डस्मिथ आदि ने पूर्ण रूप से इसका जन्म जो है वह 1928 से 1974 तक इसका एक संपूर्ण विकास माना है। आगे चलकर इस धारा के अंतर्गत वाटसन, शेली, केट्स, बायरन और क्रूपर आदि ने भी अपनी अमूल्य कृतियों का पूर्ण रूप से योगदान दिया है। अंग्रेजी साहित्य की स्वच्छंदतावादी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह था, कि जो परंपरा से चली आ रही जो प्रथा है, रूढ़ियां हैं, उसके प्रति उनका एक विद्रोह की भावना थी। दूसरा, मानवतावादी भावना उनमें पूर्ण रूप से उभर करके आई। व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यंजना, रहस्यात्मकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति में चेतना का आरोप, गतिशैली और व्यक्तिवाद आदि हिंदी के छायावाद के समान रूप में मिलती हैं। तो हम देखते हैं कि यह जो साहित्य का जो प्रारंभिक शुरुआत है वह हमें पाश्चात्य सभ्यता से ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसी अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी विचारधारा का प्रभाव वस्तुतः हमारे भारतीय साहित्य पर भी पड़ा और भारतीय साहित्य में भी एक स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मूलभूत रूप से उभर करके सामने आई। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो साहित्यिक परिस्थितियां थी वह साहित्यिक परिस्थितियां भी इस काल के जन्म में सहायक रही और हमारे सामने यह जो छायावादी विचारधारा है एक व्यापक रूप से उभर करके हमारे सामने उद्घाटित होती हुई देखने को मिलती हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से छायावाद की तात्कालीन परिस्थितियों के विषय में पढ़ा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां रही और क्यों रही, जैसे राजनीतिक हैं, धार्मिक हैं, सामाजिक हैं, साहित्यिक हैं, जिनके आधार पर ही इस काल का एक विशाल स्तंभ हमारे सामने उभर करके आता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत इसी छायावादी काव्य धारा की विशेषताओं पर एक विशद एवं व्यापक चर्चा करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।